नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और बहुत खूबसूरत सी क्लास, जिसमें हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक-एक करके बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस पे भी काम करेंगे, जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें काम आने वाले हैं। तो देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक्स से पहले सारी चीजें क्लियर करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बेसिक्स में भी परेशानी होगी। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, है ना। ये एक लाइन मैंने ये बना दी और दूसरी लाइन इसी को ऐसे वर्टिकली कट कर दी। एक को इसमें एक्स एक्सिस कहेंगे और एक को वाई एक्सिस। एक एक करके पहले डिटेल में आप समझते जाएंगे कि किसको क्या कहते हैं। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये होता है हमारा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ये बहुत ध्यान से समझिएगा। ये होता है, इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। ये 0,0 ओरिजिन होता है, इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं 0,0। बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इससे ये जो राइट साइड में है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और इससे ये जो लेफ्ट साइड में है ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये भी एक्स एक्सिस है, लेकिन ये एक्स एक्सिस की कौन सी साइड है? नेगेटिव साइड है। और ऐसे ही जब आप ऊपर देखेंगे ये, तो ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड है और नीचे साइड अगर हम लोग देखेंगे इसी चीज को, तो ये वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला है। इस पे एक क्वेश्चन बनता है, इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 कोऑर्डिनेट होते हैं जिसमें हम लोग, ये होता है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये फर्स्ट। ये होता है हमारा सेकंड, बहुत ध्यान से समझिएगा, सरल बहुत होता है, बस जिसने पढ़ा नहीं है उसके लिए परेशानी का विषय। ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब आपको कई बार दे दिए जाएंगे, इसमें कोऑर्डिनेट्स दे दी जाएंगे कि 2, -3 कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, या इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट दो चीजें होती हैं जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। कि हमने बता दिया एक्स और वाई, ठीक है, ये 2 पॉइंट बता दिए। जिसमें एक्स हमारा क्या होता है, इसको हम लोग एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। हिंदी में क्या कहते हैं वो भी बता देते हैं, ठीक है। हिंदी में एक्स वाले को हम लोग कहते हैं भुज और वाई वाले को कहते हैं कोटि। भुज और कोटि कहते हैं एक्स और वाई को, ये ध्यान रखिएगा, भुज और कोटि कहते हैं। ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहते हैं, ये अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अगर हमें कभी एक, पहले ये समझ लीजिएगा यहाँ पे और आगे, कि यहाँ पे इस वाले सेक्शंस में देखेंगे, सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव है। तो जो प्लस प्लस साइन होते हैं वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आते हैं। जितने भी 2,3 ले लीजिए, 3,4 ले लीजिए, 4,5 ले लीजिए, ये जो पॉइंट्स होंगे ये जीरो से बड़ा कि जीरो के बाद 1 2 3 4 इधर जाएगा और वाई में 2 3 4 5 इधर जाएगा। तो अगर प्लस और प्लस होगा तो आप याद रखिएगा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। देखिए, ये एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन है लेकिन वाई की पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस जो होगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। ये एक्स की भी नेगेटिव है और वाई की भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस हो जाएगा। ये देखेंगे तो एक्स की पॉजिटिव है लेकिन वाई की नेगेटिव डायरेक्शन है, इस वजह से प्लस माइनस हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपसे ये कह दिया जाता है कि 2, -3 ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो 2, प्लस माइनस है, हमको पता है कि प्लस माइनस हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है, तो 2, -3 किस में आएगा? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। आपसे बता दिया -5, -6 किस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो आप बताएंगे -5, -6। आपको पता है कि माइनस माइनस जो है वो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, तो हम ये कहेंगे कि ये किस में आएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में। बहुत ध्यान से ध्यान रखने वाली छोटी-छोटी बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि -2, 3 ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो आप ये कहेंगे अच्छा एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन और वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। ये हर एक बात आपको पता होनी चाहिए जिसको हमने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा। अब अगर इस पूरी एक्सिस की बात की जाए, इस एक्सिस पे जिसको हमने ये लाइन करके दिखा रहे हैं, इस पूरी एक्सिस पे अगर कभी आपसे इक्वेशन ऑफ वाई पूछ दिया जाएगा कि एक्स एक्सिस पे है, याद रखिएगा यहाँ पे लिखे देते हैं, एक्स एक्सिस पे जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा y इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस पे जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा y इक्वल्स टू 0 और y एक्सिस पे जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है, y एक्सिस पे जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x इक्वल्स टू 0। ये दो तीन चीजें आप याद रखेंगे हमेशा कि x अक्ष पर समीकरण
एक्स अक्ष पर का समीकरण जो होगा वो y बराबर 0 होगा, और y अक्ष का समीकरण जो देखेंगे वो आपका x बराबर 0 होगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस यहाँ पे कर लेना, इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस कि एक्स अक्ष पर समीकरण जो होगा वो y बराबर 0 होगा, और y अक्ष का जो समीकरण होगा वो क्या होगा आपका x बराबर 0 होगा। पहले तो कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन कौन से साइन कैसे कैसे चलेंगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में बता दिया, यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट में क्या क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बता दिया। ये दो चीजें और हमने आपको यहाँ पे बताई। चलेंगे आगे। अब जैसे सपोज करिए, अब हमने एक ये इस तरीके से एक लाइन बना दी, ठीक है। लाइन को हम बाद में और डिस्कशन करेंगे, पहले थोड़ा सा बताते हैं। अब इसके ये वाले जो एक्सेस पता है, ये हमको पता है, एक्सेस कह दीजिए ये वाले पॉइंट पता है x1/2, और ये पॉइंट पता है x2/2, ठीक है, x2/2। तो अब इससे क्या क्या बन सकता है, सबसे पहले इसके बीच की दूरी की बात करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये इसको हम लोग डी दे देते हैं थोड़ी देर के लिए नाम। अब हमसे कह दिया गया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है d इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस कर दीजिए या x1 माइनस कर दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, याद रखिए। ये इसी में कई बार ओरिजिन की बात आ जाए, ओरिजिन की बात आ जाए तो आप एक पॉइंट उठा के जीरो कर दीजिए, d बराबर जो पॉइंट आपको मिले सिर्फ आपको x1 y स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर कर दीजिए। ये जब आपसे कहे मूल बिंदु से दूरी, तो आपसे क्या कहे, मूल बिंदु से दूरी ओरिजिन से, ठीक है। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन से अगर डिस्टेंस कही जाए तो d बराबर ये लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला, इस पे यूज अभी क्वेश्चन यूज करके हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे। फिर अभी लाइन की बात करेंगे, तो अगर एक बात लाइन की हुई है तो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा, स्लोप ऑफ लाइन आएगा, एक एक करके हर एक चीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। एक पॉइंट और समझा देते हैं हम आपको यहाँ पे, फिर उस पर जो अभी तक समझा दिया इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एक पॉइंट और क्या समझेंगे, यहाँ ध्यान से समझिएगा कि ये एक आपको लाइन दे रखी है। अब ये हमको पता है x1 y1, और ये अपने को मालूम है x2/2। बहुत ध्यान से समझिएगा, x2/2, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ दिए जाए आपको, दो एक लाइन के दो बिंदु पता है, ये x1 y1 x2/2। अब पूछते कि इसका जो मिड पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो इसके निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, तो आप क्या बताएंगे, दोनों को जोड़ के ऐसा करते हैं x1 प्लस y1 प्लस y x1 प्लस y1 प्लस y2 और y1 x2 प्लस सॉरी x2 प्लस y2/2, x1 प्लस y1/2 और x2 प्लस y2/2। यहाँ से मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकल के आ जाते हैं, ठीक है। इसी में दो चीजें और होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं, अब जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा मिड पॉइंट ही पूछे, इंटरनल डिवीजन की बात करता है, इसी तरीके का होता है, इस वजह से बता दे रहे हैं एक लाइन का, और एक एक्सटर्नल डिवीजन की बात करता है, एक्सटर्नल डिवीजन की बात करता है। हिंदी में बता देते हैं क्या होता है इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंता विभाजन, अंता विभाजन, और इसको कहते हैं एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्यता विभाजन, बाह्यता विभाजन। अब इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में थोड़ा सा हम आपको समझाए देते हैं कि एक लाइन है यहां से यहां तक सपोज करिए। अब इसके ये वाले पॉइंट तो हमको पता है कि x1 y1 है, ठीक है, y1 है, और ये वाले पता है कि x2 y2 है, x2 और y2 है। बहुत ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है जो m/n के रेशियो में है, m/n के रेशियो में लाइन को यहाँ तक डिवाइड करता है, m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब ये जो पॉइंट है
इसके अगर हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स और वाई, तब हम कैसे निकालेंगे, इस पे बेस्ड एक फॉर्मूला बनता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आप क्या करेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इस वाले प्रोसेस से आपको मिलेगा एब्सिस, और इसके बाद जब आप करेंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, तो इससे मिलेगा आपको ऑर्डिनेट। ये इंटरनल डिवीजन की बात कर रहा है, अंता विभाजन की बात कर रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग अंता विभाजन की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ना, गलती ना करिएगा। ये हमने आपको बताया इंटरनल डिवीजन में ये क्या करते हैं, ठीक है, अंता विभाजन में। और आगे बढ़े, अब अंता विभाजन के बाद सेम कंडीशन अगर बाह्यता विभाजन में बन जाती है, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन की कंडीशन क्या होती है कि हमको ये ए और बी दे देते हैं, लाइन के नाम दे देते हैं, ठीक है, ये ए और बी ऐसे करके। ये इंटरनल डिवीजन था कि इसका ये जो बीच वाला पॉइंट सी था, पॉइंट सी हमको निकालना है कि क्या होगा, और हमको पता है कि पॉइंट सी जो लाइन ए बी को है वो 3:4 या m/n के अनुपात में बांटता है। ये जो लाइन है ये C पे m/n के रेशियो में बांटता है, ये बात याद रखिएगा। ऐसे सेम अगली कंडीशन समझिएगा कि अगली कंडीशन क्या बनाई, ये अब हमको ये एक ए बी लाइन दे रखी है, लेकिन अब की बात जो C पॉइंट है वो बाहर है, ये m है और ये n है, ये आपको m दे दिया गया और ये इतना n दे दिया गया। अब हमको ये पॉइंट, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन ये बाहर विभाजित कर रहा है, ये C पॉइंट अब हमको निकालना है C पॉइंट, और ए बी वापस से सब कुछ सेम ही पता है कि ये हमको पता है x1 y1, और ये हमको पता है ये वाला पॉइंट x2 y2, और हमको पॉइंट C निकालना है। अब फिर से सेम तरीके का ही फॉर्मूला एक यूज होता है और आप आसानी से निकाल पाएंगे पॉइंट C के लिए। अब की बार बस केवल mx2 माइनस कर दीजिएगा बाह्यता में nx1 अपॉन m माइनस n, सेम चीज my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये एक लाइन को के पॉइंट्स निकालने के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कि एक लाइन के पॉइंट्स के लिए, कि एक लाइन का अगर मिड पॉइंट निकालना है, क्या निकालने हैं, मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स मतलब जब 1:1 के अनुपात में विभाजित करें, ये कहते हैं, ये हम कह देते हैं यहाँ पे, ये मध्य बिंदु के बारे में बात कर, मध्य बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं, मिड पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है, तब ये करेंगे। इंटरनल डिवीजन में ये लगाइएगा, एक्सटर्नल डिवीजन में ये लगाइएगा। फॉर्मूले कैसे यूज करेंगे, वहां पे कैसी चीजों को छोटा करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ये सारी टेक्निक्स हम आपको सिखाएंगे। तो अभी हमने आपको यहाँ पे जो 4 चीजें बताई, कोशिश करेंगे कि पहले इन 4 चीजों पे क्वेश्चंस करें। हमने आपको पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या होता है एक्सेस एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सेस की पॉजिटिव कहाँ है, वाई एक्सेस की नेगेटिव कहाँ है, कौन से कोऑर्डिनेट में कौन से साइन आते हैं, इन सब चीजों से रिलेट करते हुए हमने आपको रिफ्लेक्शन देखना सिखाया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हमने एक लाइन उठाई, उन 2 पॉइंट मतलब एक 2 पॉइंट्स उठाए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पहले निकाला, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। उसके बाद हमने 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने, 2 पॉइंट्स पता है और उनके अगर मिड पॉइंट निकालना तब कैसे करेंगे, और अगर 2 पॉइंट पता है उनके बीच में कोई पॉइंट है जो मिड नहीं है लेकिन m/n के अनुपात में डिवाइड करता है, तो उसका जो पॉइंट होगा वो कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने पॉइंट से रिलेटेड कुछ बात की, अब उन पर क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये कह क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ पॉइंट 2, है ना। हमने आपको ओरिजिन से भी डिस्टेंस निकालने का तरीका बताया है कि जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो d बराबर जो पता है सिर्फ उन्हीं का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो ये 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, 9 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया, ए ऑप्शन। ये जब बहुत आसान से हमने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे बताया कि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछते तो आपको जो पॉइंट पता है आप सीधे उन्हीं को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, या ट्रिपलेट्स देख लीजिए, वहां से आप आंसर देख ले जाएंगे। अगर बात ओरिजिन की कर रहा है तो हमें इस क्वेश्चन में ओरिजिन के बारे में ही बात की और हमने डायरेक्ट क्या किया, फॉर्मूले में रखा वैल्यू और आराम से आंसर निकाल के बता दिया कि क्या आएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन आपका दे रखा है, फिर से मूल बिंदु से ही दूरी पूछा है, और जब जब मिड पॉइंट से ओरिजिन से पूछेगा हमारे लिए आसान काम रहेगा।
कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसको स्क्वायर करके जोड़ना है। 6 का स्क्वायर इज 36 और 8 का स्क्वायर इज 64। ये बन गया 100 और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10, तो 10 यूनिट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 यूनिट या 10 इकाई। तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन। आई होप ये बात भी समझ में आई होगी, आसानी से कर सकते हो। ये आपका सी वाला आंसर आपका हो गया, एकदम इजी, एकदम सिंपल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक और कह रहा, अब की पॉइंट दे रखे कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब की इनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। अब हम आराम से इसको भी देख सकते हैं कि d बराबर हमने क्या बताया आपको, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। खैर ये उतना कठिन भी नहीं होता है ये। तो जैसे ही आपने देखा, आप जैसे ही घटाएंगे इससे इसको, तो जैसे ही घटाएंगे तो जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस -8 से इसको घटाएंगे तो -16 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, -8 में 8 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा और ये 10 का स्क्वायर। जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो ये 100 प्लस 256, तो टोटल कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 356, 356। अच्छा 4 से कट रहा है ये, तो इसको 4 इंटू 4 उठो 32, 3 4 9 36, ये 4 से 2 बाहर ले तो 2√89 यूनिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो कि शायद हमें किसी ऑप्शन में देखने को भी मिल रहा होगा। तो हमें जो दिख रहा है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बस कुछ नहीं करना, आपको तरीके सीखने हैं, वही सिखाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप सीख भी जाएंगे। कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है जिसकी वजह से आपको जरा भी पैनिक होना पड़े, ये आसानी से आप निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार अटेम्प्ट जरूर करिए, आप अगर इसको बना सकते हैं तो एक बार कोशिश जरूर करिए बनाने की, क्योंकि लगातार सेम दूसरा सवाल एक ही जैसा है। ये दूसरा क्वेश्चन है जो बिल्कुल सेम तरीके का है कि अब की बार डिस्टेंस निकालनी है हमको, और हम क्या करेंगे, 4 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा और उसका, देखिए आप माइनस आएगा लेकिन स्क्वायर करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इससे इसको घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो गया। इसका जैसे ही हमने स्क्वायर रूट लिया तो आंसर कितना आ गया, 5 यूनिट। आसान क्वेश्चन, आसान तरीका, आसानी से कर सकते हैं आप। डी ऑप्शन आंसर लगा दीजिए, कहीं से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने थोड़ा भी मन से पिछला पढ़ लिया है, अब आप यहाँ फिर से डिस्टेंस पूछी गई है तो आप क्या करेंगे, 0 में से 8 घटाएंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। 6 में 0 घटाया, 6 का स्क्वायर 36। अब डायरेक्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम में हमारे पास हमको टाइम का भी ध्यान रखना है। तो आंसर कितना यूनिट आ जाएगा, 10 यूनिट, जो कि हम लोग किस ऑप्शन में देख रहे हैं, डी ऑप्शन में। लगातार 4 से 5 क्वेश्चन हमने सेम तरीके के किए हैं, बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर से देखिए, बीच की दूरी, तो डी जैसे ही अपने को निकालना है, सेम चीज, 3 में से -5 घटाएंगे, जुड़ जाएगा 8 हो जाएगा स्क्वायर। भाई 3 में से जैसे ही आप -5 करेंगे तो ये जाहिर सी बात है जुड़ जाएगा, और फिर 1 में से -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, है ना। जैसे ही करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4। 64 और 4 हो गया 68, 68, और ये 17 इंटू 4 होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√70, और इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। ये बस थोड़ा सा अपना, जो आपका जो दिमाग है उसको एक जगह स्थिर करके एक बार पॉइंट समझ लीजिए, उसके बाद आप आसानी से बना ले जाएंगे। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी कठिन है नहीं जिसकी वजह से आपको परेशानी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश हालांकि की गई है कि आपको क्या पता है, 8 5 मतलब p 4 3 और डिस्टेंस पता है इस बार, और p का वैल्यू बताना है। तो हमको फॉर्मूला भी पता है, अगर डिस्टेंस पता है कि ये होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमको क्योंकि फॉर्मूला भी पता है, डिस्टेंस हमको पता है 5, वो रख देते हैं फॉर्मूले में। जैसे ही रखेंगे तो 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस p का होल स्क्वायर। जैसे ही हमने देखा ये 5
स्क्वायर रूट लिया तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 माइनस पी का होल स्क्वायर, यही बना रहने दीजिएगा। आप स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड तो 25 इसकस टू हो गया 16 प्लस 3 माइनस पी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको प्लस माइनस 25 भी लिख सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि प्लस माइनस 25, सॉरी नहीं यही लिखा रहने दीजिए, ठीक है, यही लिखा रहने दीजिए, अभी चेंज मत करिए, आगे चेंज करेंगे। इसको इधर लाएंगे तो 3 माइनस पी का होल स्क्वायर इसकस टू कितना आ गया 9। जैसे ही स्क्वायर हटाया तो 3 माइनस पी की जगह यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 3। तो एक बार जब हम इसको प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस पी इसकस टू आ गया प्लस का 3, तो यहाँ पे पी इसकस टू 0 आ गया। और एक बार जब हम इसको माइनस साइन के साथ सॉल्व करेंगे -3 तो पी इसकस टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ पी 2 आ गई, एक 0 आ गई, एक 6 आ गई। और आप ऑप्शन में देखेंगे तो एक दे रखा है 6 वाला आंसर, एक दे रखा है 0 वाला और एक दे रखा है दोनों वाला। तो हम लोगों को जो आंसर टिक करना है वो कौन सा टिक करेंगे, दोनों वाला। आई होप ये बात आप लोगों को पल्ले पड़ गई होगी। एक बार फिर से समझा देते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं कि हमको 8, P 4, इनके बीच का डिस्टेंस पता था, तो हमने डिस्टेंस d को यहाँ पे रख लिया और बाकी सबको भी यूज कर लिया। हमने क्या किया, पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ से वैल्यू, ये यहाँ से जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो 9 के क्या कर दिया, दो वैल्यूज पॉसिबल है +-3, वो उठा के रख लिए। वो उठा के जैसे ही रखे तो फिर दो वैल्यू निकाले, एक p का वैल्यू 0 आया, एक 6 आया। जो सवाल में दोनों ही वैल्यू दिख रहे हैं तो हम a वाले को आंसर लें, b वाले को ले लें या दोनों को ले लें। तो हम एक काम करते हैं कि अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों ही आंसर सही होंगे, बोथ ऑप्शन ए एंड बी, और उसी को हमने टिक भी कर दिया है। आई होप अब आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको डिस्टेंस पता है, मूल बिंदु से पता है, तो अगर ये ए मूल बिंदु के लिए हमने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, डी बराबर जो पॉइंट दे रखे हैं सिर्फ उन्हीं को स्क्वायर कर दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस हमको पता है 5, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे ये हो गया, और ए स्क्वायर प्लस 16 हो गया। जैसे इसको इधर ले आए तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 9। अगर ए स्क्वायर बराबर 9 आ गया तो ए बराबर +-3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बराबर +-3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन अगर आप देख पा रहे हैं तो उसी को आप क्या करेंगे, आंसर टिक कर देंगे। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा ऐसा +-3, वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। आंसर जो आ जाएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन। आप आसानी से देख सकते हैं, यही हमारा आंसर आ गया। हमने आपको पहले ही बताया ना, ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए पॉइंट हमने आपको इसी वजह से पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर बात ओरिजिन से आएगी तो डायरेक्ट करेंगे। अगले पे चलते हैं। देखिए फिर से उसी तरीके का एक और क्वेश्चन आप कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं तो हमें लगता है कि कंफर्टेबल हो गए होंगे कि 13 बराबर, जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो ये k-4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये। और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो -4 -8 तो माइनस का 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा 144। बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमने क्या किया, पहले k-4 किया, फिर -4 में से जैसे ही 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -12 का स्क्वायर करेंगे, और उसको हमने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया क्योंकि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार सेम तरीके के कर चुके हैं। क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा 169 इसकस टू k-4 का होल स्क्वायर और प्लस 144। इसको लाके इधर सब्सट्रैक्ट कर दिया तो k-4 का होल स्क्वायर इसकस टू बन गया हमारा यहाँ से सीधा सीधा सा 169 माइनस 144, या इसको घटा के अगर हम लोग देखेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा +-5 k-4। अब हम इसको भी दो पार्ट में अगर हम ब्रेक करेंगे तो एक बार k-4 इसकस टू प्लस का 5 होगा, तो जब हम इसको लेके जाएंगे तो k का वैल्यू प्लस का 9 आएगा, ठीक है। और एक बार जब हम k-4 को -5 के बराबर खोलेंगे तो जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ये आएगा माइनस का 1। तो हमें दो वैल्यूज मिले k के, एक प्लस का 9 और एक बार माइनस का 1। क्या ऐसा कोई प्लस का 9 और माइनस के 1 में से कोई आंसर दिख रहा है? तो हमको -1 तो दिख रहा है लेकिन प्लस का 9 ऑप्शंस में नहीं है, तो जो हम लोग का आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा, आंसर जो हमने निकाला है वही सही है, लेकिन आंसर सवाल के हिसाब से जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ये इसको हम लोग कह देंगे कि ये हमारा आंसर, क्योंकि जो इस ये मैच कर रहा है -1 और प्लस का 9 ऑप्शन में नहीं है। आंसर गलत नहीं है बट वो ऑप्शन में नहीं। आई होप ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी और इस पे किसी तरीके की कोई परेशानी
नहीं होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आराम से बनाया जा सकता था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लोग आराम से देखें। ये भी मैंने आपको सिखाया कि किस कोऑर्डिनेट में है ये देखना। तो जैसे ही आपने देखा कि 6, -3, अच्छा 6, -3 मतलब x की वैल्यू प्लस और y की माइनस। x की वैल्यू प्लस है और y की वैल्यू माइनस है, तो याद रखिएगा ये किस कोऑर्डिनेट में होता है जाके x की वैल्यू प्लस और y की माइनस। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट जो होता है उसमें हमारे x की वैल्यू प्लस होती है और y की वैल्यू माइनस होती है। ये हमने आपको सिखाया भी था अगर याद है। देखिए x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस कहाँ पे है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप देख पाएंगे कि x प्लस और y माइनस कहाँ है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। क्योंकि x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा तो ये किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। आप आराम से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी और आंसर कौन सा लगा देंगे कि फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये वाला डी ऑप्शन। क्योंकि आराम से इजीली देख सकते हैं ना कि कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने तो सीखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अब फिर से आपको कितने प्यार से दे रखा है। अब कंफ्यूज होते हैं क्यों लोग कि x इज लेस देन 0। अगर x 0 से छोटा है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव है, और y इज ग्रेटर देन 0, y अगर 0 से बड़ा है तो जाहिर सी बात पॉजिटिव होगा। तो अब हमारे जो ऑर्डिनेट्स बन गए वो बन गए ये, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बने। x हमारा होगा नेगेटिव और y होगा पॉजिटिव। अब हमारा x नेगेटिव और y पॉजिटिव किस उसमें होना है, अब हमको ये देखना है कि ये हमारा किस में हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। ये सेकंड कोऑर्डिनेट, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट। फिर से समझिएगा क्योंकि नेगेटिव है भाई, x लेस देन 0 दे रखा है। लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटे जो सारे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और हमको दे रखा है y इज ग्रेटर देन 0। y अगर 0 से बड़ा दे रखा है तो हमको ये पता है कि सारे y से बड़े सारे नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। और कह रहे हैं x y किस कोऑर्डिनेट में होगा, तो क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कि x, y जिस कोऑर्डिनेट में होगा वो कौन सा होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट होगा। आसानी से बताया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए, अब आपसे स्लोप पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्लोप क्या होगा। अच्छा, स्लोप के बारे में हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देते हैं एक बार कि स्लोप को हम लोग कैसे देखेंगे। इजीली समझ जाएंगे आप, बहुत परेशानी का विषय नहीं है। स्लोप, स्लोप की जब हम लोग बात करते हैं, स्लोप इसको हिंदी में कहते हैं ढाल और कहते हैं प्रवणता। ये कहते हैं प्रवणता भी कहा जाता है हिंदी में, ध्यान रखिएगा। इनके बारे में बात करते हैं। एक लाइन का इक्वेशन अगर आपको पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक लाइन का इक्वेशन पता है, या आपको एक लाइन के पॉइंट्स पता है x1 y1 और x2 y2, ये कुछ चीजें हैं जिस जो पता है आपको, और आपको स्लोप निकालना है कि आप स्लोप कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि स्लोप कैसे निकाला जाता है। और स्लोप का अभी एक सिंगल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, आप आसानी से सीख जाएंगे कि जब भी आपको स्लोप निकालना है, स्लोप जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, m जो होता है ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y, x का गुणांक बटे y का गुणांक, इस तरीके से। तो अगर हम यहां से स्लोप देखेंगे तो हमारा क्या देखने को मिलेगा, x का जो कोफिशिएंट है वो a हो जाएगा और y का कोफिशिएंट b हो जाएगा। तो ये, इसके अलावा कंपैरिजन करके भी निकालते हैं। कैसे कंपैरिजन करके, कि हमारा एक कंपैरिजन करते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c से। अभी हम आगे चल के इसके बारे में बताएंगे कि व्हाट इज c, कि अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो हम इसको इधर ही ले आइए। बी वाई इक्वल्स टू क्या, माइनस का बी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस सी। और जैसे ही डिवाइड किया तो y बराबर आ गया माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस सी। और जैसे ही हम लोगों ने कंपैरिजन किया इन दोनों का आपस में, तो m का वैल्यू कितना निकल के आ गया, माइनस का a बाई बी। ये यही हमारा क्या हो जाता है, स्लोप। तो ये हमने क्या कैसे निकाला है, ये कंपैरिजन मेथड।
लेकिन वो डायरेक्ट है कि जब भी कभी लाइन का इक्वेशन पता हो और अगर आपको स्लोप बताना है तो बेस्ट मेथड ये वाला है कि आप क्या करेंगे, माइनस का x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट। याद रखिएगा हमेशा ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में होनी चाहिए इक्वेशन। अब ये नहीं कि ये by उधर लिखा है तो आपने कोएफिशिएंट क्या कर दिया, इस तरफ ही होने चाहिए दोनों, ax प्लस by। ठीक है, ये फॉर्मूला ऑफ स्लोप हो गया। दूसरा, इन केस हमको पॉइंट्स पता है और स्लोप निकालनी है तो m इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ध्यान रखिएगा अगर स्लोप निकालनी है तो m इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने के लिए, है ना। m इक्वल्स टू एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे आप आराम से स्लोप निकाल के देख सकते हैं कि इसका ये पॉइंट अगर पता है और स्लोप निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप यूज करेंगे स्लोप निकालने के लिए। अगर आपको कभी स्लोप के बारे में कुछ पूछा जाता है, एक लाइन का इक्वेशन पता होगा और आपसे वहां पे कह दिया जाए कि स्लोप क्या होगा। चलेंगे, देखिएगा इस क्वेश्चन पे चलेंगे, अभी और भी क्वेश्चन चलेंगे इसके साथ साथ। हमको ये दे रखा है, कह रहा है 3x प्लस 5 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप क्या होगा, इसका ढाल क्या होगा। अब आप कितने आसानी से बता सकते हैं स्लोप m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो जो हमारा स्लोप आ गया -3/7, वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन, -3/7। लॉजिक क्लियर रखिए, कभी परेशानी नहीं होगी, तरीके क्लियर रखिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। बस छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, वही हम आपको हर बार बताने की कोशिश करते हैं कि जो आपको पॉइंट्स पता है उनको अच्छे से एक बार यूज करना सीख लीजिए। कठिन नहीं, बिल्कुल भी कठिन नहीं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 12 के बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 13 देखेंगे। अब फिर से स्लोप पूछ दिया है। अभी अभी हमने स्लोप के दो फॉर्मूले बताए थे, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी मन से देखा है तो हमने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। दूसरा फॉर्मूला जो बताया था वो बताया था m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1। ठीक है, ये इससे आप कैसे स्लोप निकालेंगे, m y2 माइनस y1 करेंगे तो 5 माइनस 8 और अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे तो 4 माइनस 6। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 2 माइनस 2 सॉरी, ये 5 में से 8 घटाएंगे -3 और ये -2। जैसे ही आपने सॉल्व किया तो फाइनली आपका आंसर आ गया प्लस का 3/2, जो कि हम लोग किस ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन जो हमारा है वो प्लस का 3/2 है। ये हमारा आंसर हो गया। इजी है, आराम से बनाया जा सकता है, पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। 13 के बाद चलेंगे 14 देखेंगे। फिर से देखिए स्लोप, आप डायरेक्ट m बराबर क्या करेंगे, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y माइनस का 7/3। आंसर टिक करेंगे, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने आपको डायरेक्ट लॉजिक सिखा दिया है कि क्या करना है स्लोप निकालने के लिए आपको। आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी और परेशानी नहीं होगी। अगले पे चलो, ये कह रहा था स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग p -4,7 एंड q 2,3। ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये p -4,7 और q 2,3 को मिलाने वाली रेखा का ढलान क्या होगा। अभी भी स्लोप के लिए हमने m बराबर बताया, आप क्या करिए y2 माइनस y1, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, तो y2 माइनस y1 कर दीजिए अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे 2 माइनस माइनस का 4 करना पड़ेगा। तो जैसे हमने ऊपर देखा तो ऊपर माइनस का 4 हो गया और नीचे ये 2 प्लस 4 हो गया। यहां से देखेंगे तो -4 अपॉन 6 हो गया और जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 2/3। तो हम लोग जैसे ही देखेंगे माइनस का 2/3 तो हमको दिख रहा है कि ए ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत आसान है, आसानी से बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो आपको परेशान कर पाए बहुत ज्यादा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे अगले को। देखिए अब की स्लोप में आपको a का वैल्यू, आपको एक लाइन दे रखी है कि ax माइनस 4y इक्वल्स टू -6। अब इसका स्लोप अपने को पता है, m अब की बार इन्होंने दे दिया है कितना है, -3/2 और वैल्यू ऑफ a पूछ दिया। तो हमारे लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या है, माइनस का x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। ये x का कोफिशिएंट प्लस का a है तो लेकिन माइनस यूज करते हैं और y का कोफिशिएंट ही है और ये माइनस का 3/2।
जैसे ही हम लोग कंपैरिजन करेंगे क्या सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय हमको ये माइनस इससे कटता नजर आ रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ए का वैल्यू जो आ गया वो हमको पक्का दिख गया, क्या होगा माइनस का 6, ए का वैल्यू आ गया माइनस का 6, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप इसको, ए का वैल्यू माइनस 6। दूसरा तरीका बताया था हमने आपको कंपैरिजन मेथड, क्या करें कि 4y इक्वल्स टू हो जाएगा, 4y इक्वल्स टू हो गया ax प्लस ax माइनस 6 और y बराबर हो गया a अपॉन 4 x माइनस 6। कंपैरिजन किया इसका y बराबर mx प्लस c से, c जो है वो y अक्ष पर कटा अंतःखंड है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन y एक्सिस, यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो m जो आ गया हमारा वो a/4 आ गया, a/4, और m हमको सवाल में पता है -3/2, तो जैसे ही हम लोग काटेंगे तो a इक्वल्स टू -6। ये सेकंड मेथड, लेकिन ये उनको ज्यादा समझ में आएगा जिन्होंने पहले से कभी इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में कभी आपने अगर पढ़ रखा है तो। खैर अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, बहुत सारी चीजें हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़नी है। हमने ये बताया a बराबर -6 कैसे आया, आई होप आप लोगों को ये बात भी पल्ले पड़ गई होगी कि हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे। ठीक है, ये आप ये तरीका यूज करिए, -x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, बेस्ट तरीका है इसको करने के लिए। ऑफलाइन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर हमको स्लोप पता है, अगर हमको स्लोप पता है, स्लोप का मतलब ढाल, हमको m पता है और हमको यहाँ पे पता है y अक्ष पर कटा अंतःखंड, y एक्सिस पर कटा अंतःखंड पता है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट पता है, कटा अंतःखंड। अगर हमको ये पता है और हमको बताना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ऐसे केसेस में हम डायरेक्ट लगाते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ पे m हमारा स्लोप हो गया और y अक्ष पर इंटरसेप्ट जो है उसको हम लोग c मानते हैं, तो इस फॉर्मूले से हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन कि अगर हमको पता है कि स्लोप m पता है तो y बराबर mx प्लस c से हम लोग इक्वेशन लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं, और यहाँ पे जो c होता है वो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है। अगर हमको x एक्सिस का इंटरसेप्ट पता है कि x एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो है और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो है, वो अगर दोनों चीजें पता है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट या कटा अंतःखंड कहते हैं इसको हिंदी में, x अक्ष पर कटा अंतःखंड हमको सपोज करिए a पता है और y अक्ष पर कटा अंतःखंड हमको, थोड़ी देर के लिए इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हमको ये b पता है, तब अगर हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू, यहाँ पे जो a और b हैं वो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर जो a और b हैं वो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। ये सेकंड, ये हमने आपको सेकंड चीज बताई कि ये पहला वाला अलग कंडीशन, दूसरा वाला अलग कंडीशन। तीसरा हम बता रहे हैं, जब आपको, ध्यान से समझिएगा, तीसरा कंडीशन तब के लिए बता रहे हैं अगर आपको दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग 2 पॉइंट्स है ना, हैविंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण। जैसे सपोज करो वो जो पॉइंट पता है वो हमको x1 y1 और x2 y2 पता है, x2 y2 पता है, तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बहुत ध्यान से समझिएगा, और ब्रैकेट में x माइनस x1। इसको यूज करके हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। और ये तीसरा पॉइंट आप समझ लीजिए, जब आपको ये पता है कि 2,3 और 3,4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है, आपको दो पॉइंट्स पता है और उनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण यूज करना है, तो ये यूज करेंगे आप। अब सपोज करिए आपको स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है, अगर स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे कि y माइनस y1 ब्रैकेट में m ब्रैकेट में x माइनस x1। ये कब यूज करेंगे,
जब आपको स्लोप भी पता हो और एक पॉइंट पता हो, स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो, तब हम लोग एक लाइन के इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हम आप लोगों को बताते जा रहे हैं। ये इन सब चीजों का यूज करेंगे, आप आसानी से निकाल ले जाएंगे। यहाँ पे m बराबर कई बार एंगल भी पता हो सकता है, तो हम लोग m बराबर टेन थीटा भी यूज करते हैं। हर वो पॉइंट जो संभव है, जो हो सकता है, आपसे कह दिया जाए कि थीटा बराबर 45 डिग्री है और 2,3 से होकर जा रहा है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो आप 1 y माइनस वाई वन बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1 यूज करेंगे। यहाँ पे m की वैल्यू हम लोग जो यूज करेंगे वो टेन थीटा वाली यूज करेंगे, वो ध्यान रखिए। m की वैल्यू जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे टेन थीटा। आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक एक पॉइंट, इससे रिलेटेड जो एक एक पॉइंट बन सकता है, हम आपको कोशिश करेंगे कि हर उस पॉइंट के बारे में बताया जाए जिस पे सवाल बनता है। एक फॉर्मूला बनता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। अगर इनके बीच के डिस्टेंस के बारे में बात करें, लेकिन उसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। यहाँ पे जो हमने आपको बताई वो ये चीजें बताई हैं कि ये सारे इन चार चीजों पे आप नॉर्मली आपको सब पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन चार चीजों से बनाते हैं। ठीक है, इन चार चीजों से आप लोग आराम से देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। हमने थोड़ा सा छोटा करके दिखा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस पे बेस क्वेश्चन जो है लिया है वो उसको देखते हैं। कह रहा है उस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसकी ढलान -2,5 है और जो बिंदु 1, -3 से होकर गुजरता है। स्लोप जो पता है हमको, वो क्या पता है, m इक्वल्स टू पता है -2/5। ढलान का मतलब होता है स्लोप हमको मालूम है माइनस, और वो किससे जाता है 1, -3। अभी अभी हमने इसके लिए सबसे आखिरी पॉइंट बताया आपको। क्या करेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1 यूज करेंगे। ये यहाँ पे यूज करेंगे आराम से, इससे आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, आप आराम से बना ले जाएंगे इसको। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, y माइनस वाई वन ब्रैकेट में m, ये अब हमको y1 और x1 सब पता है। y ये हमारा x1 हो गया और ये हमारा y1 हो गया। जैसे हम -3 करेंगे तो ये y+3, m अपने को मालूम है -2/5 और ब्रैकेट में x माइनस x1 कर देंगे तो x माइनस x1 जो पता है हमको वो 1 पता है। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 5y प्लस 15 इसका टू हो गया माइनस का 2x प्लस 2। ये इसको इधर ले आएंगे तो 2x प्लस 5y प्लस 13 इसका टू 0। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। फॉर्मूला नहीं, सॉरी। क्या ऐसा कोई इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है? आप उसी को आंसर टिक करिए। 2x प्लस 5y प्लस 13, ये आपको दिख रहा है डी ऑप्शन। ये तीनों गलत है और ये आपका कि 13 को उस तरफ ले जाएंगे तो -13 हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता था पॉइंट, आपको स्लोप पता था। अभी अभी हमने डिस्कस किया पिछले पॉइंट में कि आखिरी फॉर्मूला कि जब स्लोप और एक पॉइंट पता हो तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, ये यूज कर दिया आप। ये अगर m पता है तो m आपको पता था, बाकी पॉइंट आपको दे रखे थे। आई होप जितनी बातें बताई हैं अगर आप उनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो नो डाउट आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप अच्छे से करेंगे, बहुत प्यार से। बस केवल जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं प्लीज उनको थोड़ा अच्छे से समझ दीजिए। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये क्या है, कह रहा दो रेखाओं का ढाल। अच्छा, एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे लिखे देते हैं, ध्यान से समझिएगा कि कभी भी अगर आपको दो रेखाओं के स्लोप पता है, अभी तक हमने सिर्फ एक रेखा के बारे में पता था, अगर हमको m1 और m2 दो रेखाओं के स्लोप पता है और हमसे ये बता दिया जाए कि उनके बीच का एंगल क्या होगा, बहुत सरल फॉर्मूला होता है, आराम से देख सकते हो आप, है ना। तो हम लोग लगाते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये बहुत सरल, नोट कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको दो स्लोप पता है और उनके बीच का इक्वेशन बताना है, एंगल बताना है, तो आप ये यूज करिए। जैसे हम लोग इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। अब बाहर क्योंकि लगा हुआ है मॉड, तो इसको पलट लीजिए क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। जैसे ही हम लोग इसका कॉन्जुगेट करेंगे, है ना, तो ये ऊपर बन जाएगा हमारा 2 माइनस √3। सॉल्विंग करने के बाद पूरा, अब सॉल्विंग करके देखेंगे तो ये टेन थीटा बराबर 2 माइनस क्या आ गया,
tan थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 आ गया। अब अगर कोई समझदार है तो वो जानता है कि tan थीटा में 2 माइनस रूट 3 वैल्यू किसकी होती है ना, 2 माइनस रूट 3। जाहिर सी बात है इन तीनों की तो नहीं होती है, इन तीनों की नहीं होती तो बेसिक सी बात है कि किसकी होगी, थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री की होगी। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसको बता सकते हैं। 2 प्लस रूट 3 होता है tan 75 का मान, और 2 माइनस रूट 3 होता है, याद रखिएगा, ये होता है tan 15 का मान। आई होप इस पे भी आपको कोई बहुत इश्यूज नहीं होंगे, ये भी आप आसानी से बना ले जाएंगे। सरल ही है, बहुत सरल है, थोड़ा सा लॉजिक और दिमाग लगाना है आपको। आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर दो स्लोप पता है और उनके बीच का एंगल बताना है तो tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 करेंगे। बाहर जो साइन होता है वो होता है मॉड का साइन, वो नेगेटिव नहीं आता है। 1 माइनस रूट 3 में रूट 3 बड़ा था तो इस वजह से इसको इस तरफ ले आए, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 किया। यहाँ पे मॉड हटा दीजिए, मॉड हटा के इसको ये कर दिया, ठीक है। आई होप ये भी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। पहले हमने इक्वेशन बताए, लाइन के इक्वेशन के लिए सारे पॉइंट्स बताए, उसके बाद अभी अभी हमने आपको ये बताया इसके बारे में कि इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये देखिए कह रहा है, ये ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कल भी मतलब लास्ट जो पहले बताया है पॉइंट उसमें भी बता चुके हैं। ax प्लस 5y इक्वल्स टू 8 पता है, और इसका स्लोप हमको पता, इसका जो स्लोप पता है वो कितना पता है, -5/3। तो यहां से जैसे ही हम लोग स्लोप देखेंगे तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, ये तो सिखाया हुआ है, और ये -4/3। जैसे ही हम यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20/3। आंसर क्या आ जाएगा, 20/3। a का वैल्यू 20/3 आ गया, जो हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन। देखिए आसानी से बना ले जाएंगे, इसमें भी बहुत परेशानी होगी नहीं आपको। बेहतर क्वेश्चन है, अच्छे से बना सकते हो, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया भी हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम आपको बताएंगे थोड़ा सा रिफ्लेक्शंस के बारे में। रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में समझिएगा। रिफ्लेक्शन मतलब होता है प्रतिबिंब, क्योंकि इसके कई सारे क्वेश्चंस अभी हमने आगे लिए हुए हैं, पहले उसके बारे में समझिएगा। प्रतिबिंब कहते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि अगर आपको ये दे रखा है, ध्यान से समझिएगा कि ये दे रखा है आपको y एक्सिस, ठीक है, और ये दे रखा है आपका x एक्सिस। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपको दे रखा है x एक्सिस, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शंस के बारे में कल हम लोग बता चुके थे, ये आपको x एक्सिस पता है, ये आपको y एक्सिस पता है। अब आपको यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है 2,3 सॉरी 2,3 यहाँ कहीं पॉइंट दे रखा है। अब हमसे ये कह दिया कि इसका x एक्सिस पे जो रिफ्लेक्शन देखना है, तो ये है हमारी x एक्सिस, और अगर इस पे रिफ्लेक्शन देखेंगे तो जाहिर सी बात है फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो रिफ्लेक्शन है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में दिखेगा x एक्सिस। तो जैसे ही आप देखेंगे तो बेसिक सी बात है कि अब ये इधर ही दिखेगा। अगर इधर ही दिखेगा तो x की तो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन y की किस डायरेक्शन में चला गया, नेगेटिव डायरेक्शन में। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन, ये इसका रिफ्लेक्शन यहीं पे तो होगा। अगर रिफ्लेक्शन यहाँ होगा तो अगर ये 2,3 है तो ये जो हो जाएगा ये 2,-3 नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि अगर x एक्सिस पर रिफ्लेक्शन देखा जाए, अगर x एक्सिस पर रिफ्लेक्शन देखा जाए तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ y वाले का साइन चेंज कर दीजिए। अगर x एक्सिस पर रिफ्लेक्शन देखा जाए, y वाला अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए, क्या कर दीजिए, y वाले मतलब या क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट का जो साइन है वो चेंज कर दीजिए, या कोटि का साइन चेंज कर दीजिए, कि y वाले पॉइंट को साइन चेंज कर दीजिए। y वाले पॉइंट का साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है। ये अभी हम दूसरा भी पॉइंट बता रहे हैं। अब सपोज करिए इसी को y एक्सिस पे इसका हम लोग देखेंगे कि अगर इसी को हम लोगों ने y एक्सिस पे देखा तो ये y एक्सिस है, इस पे देखेंगे तो अब इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा। अगर इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आया तो ये -2,3 हो गया। तो अगर यहाँ से भी एक बात नोटिस कर पा रहे हैं आप कि अगर हमने y एक्सिस पर रिफ्लेक्शन देखा, अगर हमने y एक्सिस पर रिफ्लेक्शन देखा तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि x एक्सिस वाले का जो साइन है वो चेंज कर दीजिए। देखिए 2,3 था, y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन देखा तो x नेगेटिव हो गया, तो x वाले पॉइंट का साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज करना है, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, यहीं पे आके करेंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे x अक्ष पर -0.5 और 6 का प्रतिबिंब बताना है। अब x एक्सिस पे बताना है तो y वाले का साइन चेंज कर दीजिए,
माइनस का 0.5 बना रहने दीजिए, ये माइनस का 6 हमारा आंसर हो गया। ये कौन सा आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन। आप करके देखेंगे, देख लीजिए, ये माइनस का 0.5, 6 जो बनेगा ये हमारा बनेगा जाके फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी यहाँ पे माइनस का 0.4, हाँ यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है, माइनस का 0.5, 6 ये बनेगा। अब इसका हम लोगों को देखना है एक्स एक्सेस पे, तो अगर देखेंगे तो इस वाले में जाएगा और इसमें दोनों निगेटिव होते हैं, तो यही तो बनेगा। और इसको हमने डायरेक्ट करना सीखा है कि आप इसको सेम रखिए, इसका साइन चेंज कर दीजिए। आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। बहुत ईजी है, आराम से बना सकते हैं। डी ऑप्शन कैसे बनाया, आई होप पूरा पॉइंट के साथ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है वाई अक्ष पर दे रखा है ये, तो अगर ये दे रखा है 2, -3.5, अब एक्स एक्सेस वाले का साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस का 3.5, -2, -3.5, ये बी ऑप्शन आंसर आ गया। रिफ्लेक्शन पे सवाल बनता है, आप ये समझिए, एसएससी बहुत पूछता है, ठीक है, एसएससी बहुत पूछता है। अगले पे चल रहे, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा खेलने की कोशिश की, x बराबर -4 पे, ठीक है, x बराबर -4 पे हमको ये पॉइंट पता है -1,3, -1,3 पता है, तो हमको पता है ये पॉइंट जो आ रहा होगा वो x एक्सेस पे -1 चला है और y एक्सेस पे 3 चला, तो हम यहाँ से ये मान लेते हैं कि यहाँ कहीं -1,3 जो पॉइंट होगा वो कुछ यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि x एक्सेस पे -1 सॉरी, अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ ऐसे ही चलेगा, ये इस तरफ, ये -1,3। अब कह रहा है x बराबर -4 पर इसका प्रतिबिंब क्या होगा? x बराबर -4, x बराबर -4 अगर हम लोग देखेंगे तो वो और इस तरफ होगा, ये x बराबर -4 पे प्रतिबिंब देखेंगे तो और इस तरफ होगा, तो मतलब ये इससे भी -3 इधर है। जाहिर सी बात है, -4 तो -3 इधर हो गया ना, तो अगर प्रतिबिंब देखेंगे तो वो और -3 इधर जाएगा। अगर प्रतिबिंब देखेंगे तो वो, क्योंकि किस पे देख रहे हैं? x बराबर -4 पे, सॉरी एक गलती हो गई, इसको थोड़ा सा सही करिएगा। x बराबर -4 पे कह रहा है, हमने ये जो ले लिया था ये है ना, x बराबर -4 का प्रतिबिंब देखना है हमको, तो अगर हम लोग x बराबर -4 देखेंगे तो x एक्सिस पे जो -4 होगा वो कहाँ पे होगा? यहाँ कहीं, ये और पीछे ले लेते हैं, यहाँ कहीं होगा x बराबर -4। अगर हम लोगों को x बराबर -4 पे देखना है प्रतिबिंब, या y बराबर -4 पे कल को देखना होगा, तो क्या करेंगे? ध्यान से समझिएगा, पॉइंट थोड़ा सा समझने लायक है कि x बराबर -4, ठीक है, x बराबर x एक्सेस पे जो इक्वेशन होता है वो y बराबर 0 होता है और y एक्सेस पे जो होता है वो x बराबर 0 होता है, ठीक है, तो वो हम लोग यही बनाए थे, ठीक है ये। तो अब ये इधर -3 अगर और गया है तो और -3 इधर जाएगा जब रिफ्लेक्शन देखेंगे इस तरफ, यही तो देखेंगे। तो अब ये अगर -3 देखेंगे तो यहाँ पे जब आके इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो -7,3 नहीं हो जाएगा, तो -7,3 कोई ऑप्शन है, तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, कुछ ऐसा मतलब टिपिकल नहीं है, लेकिन एक बार समझना पड़ेगा आपको। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि x बराबर -4 पे देखना है, तो -4 पे अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अगर -1 यहाँ था, x बराबर -4, इस वाले पॉइंट पे इसको हमें देखना है, भाई इस वाले पॉइंट पे देखना है। अगर इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो कैसे देखोगे? तो अगर ये वाले पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे -1 पे देखेंगे तो इस तरफ ही जाएगा हमारा जो रिफ्लेक्शन जाएगा, बस इसी पे दिमाग लगाना है। थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के बना लीजिए, बहुत टफ नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, ये थोड़ा सा हो सकता है लोगों को कंफ्यूज करे। x बराबर 1 पे देखिएगा, x बराबर 1 पे -1,5 का प्रतिबिंब, -1,5 फिर से वो यही कहीं होगा, और अब की बार हमें बताना है x बराबर 1 पे। तो x बराबर 1 वाली लाइन हमने ये बना ली थोड़ी देर के लिए कि ये x बराबर 1 पे ये पूरी लाइन बना ली, ठीक है। x बराबर 1 पे अगर हमने लाइन बना ली तो ये इसका रिफ्लेक्शन अगर देखेंगे तो ये इधर कितना पॉइंट है? 2 पॉइंट है, तो अगर रिफ्लेक्शन देखेंगे तो 2 पॉइंट और इधर जाएगा, इस जगह कहीं। अगर इस जगह जाएगा तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये 3,5 हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो 3,5। अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है तो ये आपका आंसर सही हो गया, सी ऑप्शन। फिर से समझिए, फिर से कुछ नहीं करिए, बहुत छोटा सा एक पॉइंट है, हमको यहाँ का पॉइंट पता है और ये हमारा अगर हम देखेंगे तो ये हमारा पॉइंट बनेगा x बराबर 1 वाली लाइन, x बराबर 1, x बराबर 1 की लाइन। तो इनके दोनों के बीच में, इस पॉइंट से यहाँ तक के बीच में 2 का अंतर है, तो अब रिफ्लेक्शन अगर इस तरफ देखेंगे तो भी 2 का अंतर और होगा,
तो अब अगर यहाँ तक आ गए हैं आप 1 तक, तो 2 और इस तरफ जाएंगे तो 3,5 नहीं हो जाएगा। यही तो आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, यही तो आपको दिमाग लगाना है, या ये कह दो कि इन दोनों के बीच को डिफरेंस को इसमें बढ़ा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा 3,5 ऐसे करके। जैसे पिछले क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे अगर आप, तो -3 है और वो इसके साथ बढ़ा दीजिए तो -7,3 हो जाएगा। डायरेक्ट अगर देखना चाहते हैं ये, अगर डायरेक्ट देखने का कोई तरीका सीखना चाहते हैं, जैसे ये क्वेश्चन अब y बराबर 2 पे पूछा गया, देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे y बराबर 2 पे हमको पॉइंट पता है 5, -1, x पे 5 और y पे -1, तो ये यहाँ कहीं होगा, मान लेते हैं ये 5, -1 ये यहाँ कहीं है, ठीक है। अब हमसे ये कहा गया है, ध्यान से समझिएगा, कि y बराबर 2 वाली लाइन, तो y बराबर 2 वाली लाइन यहाँ कहीं हमने बना दी, y बराबर 2। अब हमने देखा कि अब इस पे रिफ्लेक्शन देखेंगे तो इधर से ये कितना ज्यादा है, तो 2 वो वाला और 1 ये, तो इधर से ये 3 है तो ऊपर भी तो 3 जाएगा। अगर रिफ्लेक्शन देखेंगे तो 3 3 6, तो अगर ऊपर जाएगा 6 तो ये कितना हो जाएगा 5,5। भाई यहां तक आया तो 2 हो गया, 3 ऊपर और जाएगा तो y पे 5 चल जाएगा, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 5, कितना हो जाएगा 5। डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब इन दोनों का अंतर कितने का है, अगर सॉरी y एक्सिस की बात कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 3 का है, कितने का डिफरेंस है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा कि 2 और -3 के बीच में डिफरेंस 3 का है, वो 3 और प्लस कर दीजिए 5, तो 5,5 हमारा आंसर आ गया। ये डायरेक्ट अप्रोच समझ लीजिएगा। अगले पे चल रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए अब हमने रिफ्लेक्शन के से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में कल हम लोग बात कर चुके हैं, अगर थोड़ा सा भी अवेयर हैं तो ये आप कर पाएंगे। कह रहा है C3, -5 और D-7, 3 को जोड़ने वाले खंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब ये एक लाइन दे रखी है जिसमें C और D पॉइंट पता है, C और D पता है। C अपने को मालूम है 3, -5, ठीक है, और D अपने को मालूम है -7, 3। अब अगर हमको इनके मिड पॉइंट के बारे में बात करनी है, ये निकालना है, सपोज करिए मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट निकालना तो आप क्या करेंगे, x1 + x2/2, तो 3 - 7/2 और y1 + y2/2 -5 + 3/2। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचा -2 और ये बचा -1, तो जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आप डायरेक्ट कर सकते थे, लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिएगा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए हम लोग लगाते हैं x1 + x2/2, कल बताया था, है ना, मतलब लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कशन किया है, अगर आप वीडियो की शुरुआत में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये x1 + x2/2 + y1 + y2/2। इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ये कह रहा है चौथे चतुर्थांश में बिंदु x अक्ष से 6 यूनिट दूर है और y अक्ष से 7 यूनिट दूर है। अच्छा, चौथे चतुर्थांश की बात अगर आप करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। अच्छा, फोर्थ कोऑर्डिनेट अगर थोड़ा सा किसी को याद है फोर्थ कोऑर्डिनेट के बारे में, तो वहां पे आप हमेशा याद रखिएगा x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो अगर x पॉजिटिव होता है तो x अक्ष से 6 यूनिट दूरी पर, तो x पॉजिटिव रखिए, और y अक्ष से 7 पे तो -7, तो 6, -7 अगर हमारा कोई आंसर है बिंदु के निर्देशांक, तो 6, -7 आएंगे। x अक्ष से 6 यूनिट दूर पे, ठीक है, x अक्ष से 6 यूनिट दूर यहाँ कहीं आ गए, ठीक है, और y अक्ष से 7 यूनिट दूर, तो y अक्ष से 7 यूनिट दूर यहाँ, अगर हम यहाँ का पॉइंट देखेंगे तो x पे हम चल गए हैं 6 यूनिट और y पे चल गए -7, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 6, -7 आएगा। इसमें कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, आई होप ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिस्टेक कि भाई x अक्ष पे कितना चले। अच्छा, या तो फिर हाँ, x अक्ष से 6 यूनिट की दूरी पर और y अक्ष से 7 यूनिट। अच्छा, यहाँ से एक सॉरी एक मिनट समझ लीजिएगा, आई होप कुछ मिस्टेक हो रही है, एक मिनट समझ लीजिएगा। अच्छा, x अक्ष ये वाला है, इस वाली अक्ष से कितनी दूरी पर है, 7 यूनिट, नहीं 6 यूनिट की दूरी पर, ठीक है ठीक है, और y अक्ष से कितनी दूरी पर है, 7 यूनिट। अच्छा, y अक्ष से अगर 7 यूनिट दूरी पर है तो x पे 7 चल गया ना, ठीक है, x पे 7 चल गया और y पे -6 चल गया, तो जो आंसर आ जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, प्लस माइनस, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, उसको सुधार लेते हैं, ठीक है। x पे चल गए +7, y पे चल गया -6, वो हमने समझाया कैसे,
कह रहा x अक्ष से 6, तो x एक्सिस ये है ना, अब इससे 6 यूनिट की दूरी देखेंगे तो ये हो गई ना 6 यूनिट की दूरी x अक्ष से, और y अक्ष से 7, तो ये वाली दूरी। ठीक है, तो हमने वहां से देखा क्या पॉइंट आएगा 7, -6। अगले पे चलेंगे, ये देखिए, इसको हमने पहले पॉइंट्स में हमने आपको बताया भी था कि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में, उसी से रिलेटेड हम पहले पूरा सिनेरियोस बना लेते हैं। कह रहा पॉइंट ए 2,1, बहुत ध्यान से समझिएगा। पॉइंट ए हमको पता है 2,1, जो बीसी को 2:3 के अनुपात में बांटता है। एक बीसी लाइन है जिसको पॉइंट ए 2:3 इस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, और हमको ये पता है कि बी के पॉइंट पता है 1, -3, और सी के पॉइंट पता है हमको 4, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। और ए के पॉइंट पता है 2,1। कल मतलब अभी आप ने शुरुआत में देखा कि हमने आपको बताया था इंटरनल डिवीजन के बारे में, तो ये इंटरनल डिवीजन का ही टाइप है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बना ले जाएंगे। अब हम जैसे ही इंटरनल डिवीजन देखेंगे, हमको y वाले का वैल्यू निकालना है, तो हम ये लगा देते हैं कि y बराबर mx2 प्लस nx1। ये m हमने कल आपको ये तो बताया, अगर इंटरनल डिवीजन होगा कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये पॉइंट ऑफ x आएगा, है ना, और फिर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये पॉइंट ऑफ y आ गया। ये तो अगर हमें ये देखेंगे तो my2 कर दीजिए, ठीक है, प्लस ny1 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा -9 अपॉन m प्लस n करेंगे 5, ये बराबर हो गया 1 के। तो 2y माइनस 9 इसकस टू 5 आ गया, और यहाँ से 2y इसकस टू कितना हो गया 14, तो y इसकस टू कितना आ गया 7। हमें वैल्यू ऑफ y चाहिए, क्योंकि हम लोग किस ऑप्शन में देख पाएंगे, डी ऑप्शन में। फिर से समझाएंगे, समझिएगा कि हमको y का वैल्यू चाहिए, तो हमें सिर्फ इस वाले से काम चला लेना है कि हमको ये पता है कितना है 1 y पे, तो ये 1 रख लिया, अब लगा दिया my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n कर दिया, और बराबर में y वाला पॉइंट रख के वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट कर लिया, जो कि कितना आ गया 7। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे। ये कह रहे p माइनस 2,5 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। चलो ये देखा है P रेखाखंड AB का मिड पॉइंट है। P जो है वो AB का मिड पॉइंट है। देखिए एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनाना नहीं होता, ये हम आपको समझाने के लिए ज्यादा समझाते बताते हैं फिगर बना के कि P AB का मिड पॉइंट है। अच्छा, A के निर्देशांक जो हमको पता है वो -5, y पता है, और B के जो निर्देशांक पता है वो पता है x, 3। ठीक है, अब हमको बताना है, ये हमको मिड पॉइंट पता है, ये पता है -2, 5। हमको वैल्यू ऑफ बताना है x, कि x का मान क्या होगा। तो अब हमें x का मान चाहिए, तो हमें सिर्फ x वाले को ही सॉल्व करना है, बाकी को सॉल्व भी नहीं करना है कि x1 प्लस x2 बाई 2। तो जैसे ही हम करेंगे तो -5 प्लस x बाई 2 इसकस टू कितना है -2, यहाँ से -5 प्लस x इसकस टू माइनस का 4 हो गया। अब जैसे इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का 1 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 1, x का वैल्यू कितना आ गया 1, बस उठा के रख देंगे, यही आपका आंसर आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 1। अगर वैल्यू ऑफ y पूछता, अगर वैल्यू ऑफ y पूछता सिर्फ y वाला करते कि y प्लस 3 बाई 2 बराबर 5, तो जैसे ही हल करेंगे तो y प्लस 3 इसकस टू आ गया 10, और y बराबर कितना आ गया 7, y1 प्लस y2 बाई 2, ये y का वैल्यू आ गया। पूछा हमसे सिर्फ x का था, इस वजह से हमने सिर्फ x वाला निकाला। अगर y का इन्होंने पूछा होता तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि हम y का भी वैल्यू निकालते। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। कह रहा है रेखाखंड AB रेखाखंड BC को 4:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो A के निर्देशांक बताने चले। देखिए कह रहा है पॉइंट A जो है ये 4:1 के अनुपात में विभाजित करता है, 4:1 के अनुपात में विभाजित करता है B और C को। अच्छा, B और C के पॉइंट हमको इन्होंने दे रखे हैं, एक दे रखा है 6,1 और दूसरा दे रखा है 7/2, 6। ये हमको सॉल्व करना है, और हमको बताना है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए। हमको ये बताना है कि इसके पॉइंट्स क्या होंगे x, y। तो जब हमको x निकालना है, लॉजिक समझिएगा, जब हमको x निकालना है तो हम लगाएंगे mx2, ये वाला x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ,
तो 4 इंटू 7/2 mx2 प्लस nx1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 अपॉन m प्लस n, ये 5 कर लीजिए। ऐसे ही जब y वाला निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके दूसरे वाले के साथ, तो 4 छंग 24 my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बस ये हमें मिल गया x और y के पॉइंट्स, बस सॉल्व करिए और आंसर बना लीजिए। तो जैसे ही 2 से काटा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 6 20, 20/5, x का वैल्यू कितना आ गया 4। इसको देखा 24 एक 25/5, y का वैल्यू कितना आ गया 5। तो जो हमें ये पॉइंट मिल गए, ये कितने मिल गए 4,5, यही हमारा आंसर हो गया कि 4,5 हमारे आंसर आएंगे। तो ए के पॉइंट कितने मिले 4,5। हमसे यही पूछ रहा था कि पॉइंट्स ऑफ ए क्या होंगे। अच्छा, ये बात क्या है यहाँ पे, ये सब इंटरनल ए डिवाइड सेगमेंट, ए डिवाइड कर रहा है ना बीसी को, तो इंटरनल डिवीजन की बात है। तो 4,5 से हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, इस पे किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगला पॉइंट भी आप आराम से बना ले जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ये देखिए, इसका नेक्स्ट लेवल कह रहा है बिंदु P ए बी का मध्य बिंदु है। अच्छा, P के निर्देशांक पता है, B के पता है और A का बताना है। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल, आराम से बना ले जाएंगे। आपको पता क्या है, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कि P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए जो अपने को मालूम है, ये कितना मालूम है ए, ये मालूम है अपने को। P जो P बिंदु P के निर्देशांक 2,1 है, ये हमको 2,1 पता है, और B हमको पता है 11,5, और हमको यही बताना है A के पॉइंट क्या होंगे। ये अपने को नहीं मालूम। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़े देते हैं, ध्यान से समझिएगा। हेरा पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 2,1 एंड पॉइंट B आर 11,5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर, A के पॉइंट्स बताने। फिर से अभी अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन बनाया, वैसे ही बनाइए कि हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2/2 ये बराबर 2 आ गया हमारा। तो जैसे हम x प्लस 11 बराबर देखेंगे तो ये 4 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7 ये। और फिर y1 प्लस y2/2 करेंगे तो y1 ये हो गया प्लस y2/2 प्लस 5/2 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से y प्लस 5 जो आएगा वो आ जाएगा 2, तो y बराबर आ जाएगा -3। तो जो हमारे आंसर आ जाएंगे, एक मिल गया -7 और एक मिल गया -3। तो जो हमें ए के पॉइंट्स मिले वो -7 -3 मिले। क्या ऐसा कोई ऑप्शन अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे आपको देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल हमको ए ऑप्शन इसी तरीके का देखने को मिल रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि हमको पॉइंट ए पता है, ये पॉइंट बी पता था, और ये हमको पॉइंट बी पता है, ये मिड पॉइंट है। ये क्या है, इन्होंने दे भी रखा है, कैसा है, ये मिड पॉइंट है। अच्छा, मिड पॉइंट के लिए हमने आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 से मिड पॉइंट आते हैं। अब की बार हमको मिड पॉइंट पता है और बाकी बताने हैं, तो ये -7 प्लस 11/2, सॉरी ये तो हमको पता ही नहीं था ना, ये तो अभी निकाला है। x प्लस 11/2 वो हमारा मिड पॉइंट वाले के बराबर कर दिया, और y प्लस 5/2 ये इसके बराबर कर दीजिए। जैसे ही आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू -7 और y का वैल्यू -3 मिला, मतलब हमको ये पॉइंट मिल गया, जो कि हम लोग किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं। बड़े प्यार से देखेंगे कि ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, और इसमें भी शायद मेरे हिसाब से कि किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देंगे। कह रहा है एस बिंदु S 4,-2 और U 1,4 को जोड़ने वाले खंड को बिंदु T किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, एक हमको पता है लाइन है SU, S पॉइंट है 4,-2 और U जो पता है वो 1,4। अब इस पे एक पॉइंट दे रखा है T, जो इसका पॉइंट पता है हमें 3,0। अब हमको ये बताना है कि ये जो है ये और ये ST और TU ये किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले देखो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि बिंदु S 4,-2 U 1,4 को जोड़ने वाले खंड को बिंदु T 3,0 है ना, किस अनुपात में विभाजित करता है ये। तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसे केसेस में हम इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन पहले सॉल्विंग करेंगे। हम इसको मान लेते हैं कि ये लैम्डा है और इसको 1,
लेमडा रेशियो 1:, मान लेते हैं। और ये यहाँ से हम लोग, भाई हमको नहीं पता कि रेशियो क्या है, लेमडा रेशियो 1 मान लेते हैं, बाद में हम लोग देख लेंगे कि किस रेशियो में बांटेंगे। ये तो हम क्या करते हैं, वही हमारा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, इन दोनों में से जिस पे आप कंफर्टेबल रहते हो उससे आप कर सकते हो इसको। तो हमने क्या किया, इसके साथ, क्योंकि 0 दे रखा है इस वजह से इसके साथ ये वाला एडजस्ट कर देते हैं, 4 लैम्डा प्लस इसके साथ ये, तो जैसे आप इसको एडजस्ट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n कर देते हैं ये, और बराबर y एक्सेस वाला 0 है, तो यहाँ से 4 लैम्डा -2 इसका 0 हो गया, तो 4 लैम्डा बराबर कितना आ गया 2, तो जो है यहाँ से लैम्डा देखने को मिलेगा वो 1/2 देखने को मिला, जो लैम्डा देखने को मिला वो 1/2 देखने को मिला। ये 1/2 हम अगर यहाँ पे उठा के रखेंगे तो 1/2 रेशियो 1 से जैसे ही हम इसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1:2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाता है कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हम लोग टिक कर देंगे कि 1:2 ये बी ऑप्शन, इस अनुपात में विभाजित करेगा। ये हमने पूरा बेसिक अप्रोच उठाया, ठीक है। लेकिन अगर ये जीरो था, तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको ये y वाले पॉइंट देखने थे, इनका जो भी रेशियो बने उसको उसके साइन चेंज करना है और पलट देना है। तो जैसे हमने देखा तो ये 1 -1 2 है, और पलट देंगे और साइन चेंज कर देंगे तो कितना बन जाएगा 1:2। ये हमारा आंसर है। -2 4 है, रेशियो बनाओगे तो 1 2 बन गया। सीधे सीधे कुछ मत करिएगा कभी, ये भी लॉजिक ही है, कुछ नया नहीं है, लॉजिक लगाते हैं फिर डायरेक्ट रेशियो आता है कि इनका इनका रेशियो जो बन रहा है बस साइन चेंज कर देना है आपको, बस साइन चेंज कर देने हैं, सीधे सीधे बना सकते हैं। बाकी पूरा सॉल्विंग भी किया है तो बनेगा उसी तरीके से, आप बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, कह रहे हैं ये भी देखिए, कह रहा है वाई एक्स पे कह रहा है तो x 0 हो जाएगा, x 0 हो गया 2,2 2,-2 तो ये 1:1 बना, साइन चेंज करेंगे 1:1 बन जाएगा, आंसर आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ उंगलियों पे आंसर निकालना कैसे आप आराम से निकाल सकते हैं, बट सॉल्व भी कर देते हैं। अगर बात ऐसी आएगी तो सॉल्व भी करेंगे। बिंदु 2,3 और -2,1 को जोड़ने वाला y अक्ष पर है, y अक्ष पे अगर होगा तो x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 0, y अक्ष पे बात कर रहे हैं, तो अगर x बराबर 0 हो गया तो हमने फिर से इसको लैम्डा और 1 मान लिया, सिर्फ सॉल्विंग करना बता रहे हैं, हम तरीका आपको बता चुके, तो आप जैसे ही लगाएंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा, और इधर से कितना हो जाएगा 2 अपॉन, हमने क्या बताया आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई, माइनस का 2 लैम्डा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, क्योंकि x 0 है तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टू 0, तो यहाँ से जैसे ही देखा तो माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर टू -2 और लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया, हमको रेशियो ही पता है, हमने लैम्डा रेस टू 1 मान लिया, तो लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया तो 1:1 आ गया। ये हमने आपको बिल्कुल शुरुआत में आंसर बता दिया था, देखते देखते कैसे बताया था उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो आप भी बता पाओ जैसे हमने बताया था वैसे, कि ये 2 है और ये -2, हमने देखा 2 -2 1:1, साइन चेंज कर दीजिएगा, देखिए अगर हम इसका साइन चेंज करेंगे तो +1 हो जाएगा, या ऐसे कर लीजिए कि हमने देखा अच्छा ये 2 है और ये -2, तो 1 1 बन गया तो साइन चेंज करेंगे तो ये 1:1 प्लस का आ जाएगा। वैसे भी नेगेटिव होता नहीं है ये रेशियो नेगेटिव नहीं होता, उसको रेशियो नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो उसको इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का नाम दिया जाता है, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का नाम दिया जाता है, याद रखिएगा। आसान क्वेश्चन बनाया जा सकता है, टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये एक पॉइंट दे रखा है जहां पे थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज करने की कोशिश की है लोगों ने, बट थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आई होप ये भी बना पाएंगे। कह रहा बिंदु Q A, B पहले y अक्ष पर Q1 पर प्रतिबिंबित होता है। अच्छा चलिए देखते देखते पहले समझिएगा, बिंदु Q हमको पता है A, B है तो जाहिर सी बात है यहाँ कहीं होगा A, B और ये पॉइंट Q दे रखा है। पहले y एक्सिस पर प्रतिबिंबित होता है, y अक्ष पर Q1 पर प्रतिबिंबित होता है, फिर Q1 x एक्सिस पर -5,3 पर प्रतिबिंबित होता है। तो बिंदु Q के निर्देशांक बताने, चलिए देखिएगा, ये पहले y एक्सिस पर प्रतिबिंबित होता है, y एक्सिस पे मतलब y एक्सिस पे होगा तो पक्की बात है, हमने बताया था y एक्सिस पे अगर होगा तो x वाले का साइन चेंज कर, सॉरी हाँ y एक्सिस पे होगा ना,
वाई एक्सेस पे होगा तो एक्स वाले का साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ कहीं आ जाएगा माइनस ए कॉमा बी। और फिर ये एक्स एक्सेस पे होगा, एक्स एक्सेस पे होगा तो ये माइनस ए कॉमा माइनस बी हो जाएगा। और इसकी कंपैरिजन हम लोग कर देंगे, ये क्यू था ये क्यू1 हो गया, और क्यू1 की कंपैरिजन ये माइनस 5,3 से होने वाली है। तो वैल्यू ऑफ ए जो मिला वो 5 मिल गया, वैल्यू ऑफ ए जो मिला ये हमको कितना मिल गया 5, वैल्यू ऑफ बी जो मिला वो -3 मिल गया। तो हमारा जो सही बन जाएगा ए कॉमा बी वो 5 कॉमा -3 बन जाएगा, जो कि हम लोग देख भी पाएंगे कि डी ऑप्शन में। एक बार फिर से समझिएगा, एक बार फिर से कह रहा है बिंदु क्यू ए कॉमा बी पहले वाई अक्ष पर क्यू1 पर प्रतिबिंबित होता है। तो क्यू क्यू1 पर पहले रिफ्लेक्ट हो रहा है और फिर क्यू1 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वाई एक्सेस पे, तो हम वाई एक्सेस देखेंगे तो ये यहाँ पे आएगा। अच्छा, इसके लिए हमने एक डायरेक्ट अप्रोच भी बताया था कि अगर वाई एक्सेस पर प्रतिबिंबित हो रहा है ए कॉमा बी, तो वाई एक्सेस पर प्रतिबिंबित हो रहा है तो एक्स वाले का साइन चेंज कर दीजिए माइनस ए कॉमा बी। फिर एक्स एक्सेस पे देखना है तो वाई वाले का साइन चेंज कर दीजिए माइनस ए कॉमा माइनस बी। फाइनल जो हमारा आएगा वो क्या आएगा माइनस ए कॉमा माइनस बी। ये और इसका कंपैरिजन करा देते हैं हम -5,3 से। तो वैल्यू ऑफ ए हमारा मिल गया 5 और वैल्यू ऑफ बी मिल गया -3। तो बस ये हम यहाँ से देख लेंगे कौन सा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बारे में आज की क्लास में ही हमने आपको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आज की क्लास में ही हमने आपको डिटेल में डिस्कस किया है, आपको इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस क्लास में जो हमने आपको बताई चीजों में से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली क्लास में जो हमने आपको बताया उनमें क्या क्या बताया उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ में बता देते हैं। कि सबसे पहले हमने आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया कि पहली बात कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन से साइन, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने आपको बताया कि इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। उसके बाद स्लोप के बारे में डिस्कस किया, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस किया, रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया, हर उस चीज के बारे में डिस्कस किया जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स से रिलेटेड होती है, और एक एक करके हर एक पॉइंट के बारे में बताया भी आपको। अभी हम और एक क्लास लेंगे जिसमें हम जो बची हुई चीजें हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, उन सब चीजों के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे सिर्फ 2 ही क्लासेस में आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फिनिश किया जाए, लगभग उतना जितना आपके एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।